अच्छा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एपिलेप्सी। सबसे पहले एपिलेप्सी का उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि एक 4 साल की बच्ची है और प्रेजेंट करती है हिस्ट्री ऑफ ऑन एंड ऑफ फिट्स के साथ विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, बच्ची को जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ फिट्स हो रहे हैं ऑन एंड ऑफ, और उसको एक्सेसिव स्लाइवेशन की भी हिस्ट्री है, टंग बाइट ड्यूरिंग अटैक। शी इज़ मेंटली नॉर्मल। तो मेंटली जो है ये बच्ची नॉर्मल है, बाकी इसको जो है टंग बाइट की, स्लाइवेशन की, इसकी हिस्ट्री है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो एक टिपिकल केस है सीजर्स का। इसकी डेफिनेशन है कि सीजर कन्वर्जन इज डिफाइंड एज अ पैरोसिस्मल इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ठीक है, इट इज़ अ पैरोसिस्मल involuntary disturbance of the brain function that may be manifested as a impairment or loss of consciousness। impairment के साथ या loss of consciousness के साथ ये manifest करेगा। इसमें abnormal motor activity होगी, behavioral abnormalities होगी, sensory disturbances या autonomic dysfunction। तो ये seizure की definition हो गई। it is a paroxysmal involuntary disturbance of the brain function। पहले तो आपने इस तरह कहना है, पैरोसिस्मल इनवॉलंटरी डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन। फिर वो मैनिफेस्ट किस तरह करेगा, दैट मे बी मैनिफेस्ट एज इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, सेंसरी डिस्टर्बेंस, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। ठीक है, अब सीजर और एपिलेप्सी में फ़र्क ये है कि एपिलेप्सी जो है ना वो रिकरेंट सीजर को ही कहेंगे। यही सीजर अगर बार बार हो तो वो एपिलेप्सी कहलाएगा। रिकरेंट सीजर अनरिलेटेड टू फीवर और टू एन अक्यूट सेरेब्रल इंसल्ट। ये भी याद रखिएगा कि ये अक्यूट सेरेब्रल इंसल्ट से और इससे फीवर से जो है वो अनरिलेटेड होगा। ठीक है, इट इज़ एपिलेप्सी। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीजर एंड एपिलेप्सी। देन इंसिडेंस एंड एटियोलॉजी देखें तो सीजर जो है 3 to 5% ऑफ द चिल्ड्रन में होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.0% ऑफ द चिल्ड्रन हैव एपिलेप्सी। ठीक है, 3 to 5% बच्चों को सीजर्स होते हैं, 0.5 से 1% बच्चों को एपिलेप्सी होती है, यानी रिकरेंट सीजर्स अनरिलेटेड टू फीवर और अक्यूट सेरेब्रल इंसल्ट। 60% जो सारे केसेस हैं एपिलेप्सी के वो चाइल्डहुड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बार सेकंड सीजर होने का चांस जो है ना आफ्टर द इनिशियल, एक बार अगर इनिशियल अनप्रोवोक्ड एपिसोड हुआ तो उस बच्चे की लाइफ में दूसरा सेकंड सीजर होने का चांस 30% होता है। रेमिशन का चांस जो है फ्रॉम द एपिलेप्सी इन द चाइल्डहुड इज़ 50%, कि वो रेमिशन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर बचपन में सीजर हुआ तो अगली बार नहीं होगा, रेमिट हो जाएगा, उसका 50% चांस होता है। जबकि रिकरेंस रेट आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ द ड्रग, ठीक है, ड्रग अगर विथड्रॉ कर ली गई हो एंटी एपिलेप्टिक, उससे फिर दोबारा सीजर होने का चांस 30% होता है। तो ये ओवरऑल इसने इंसिडेंस समझा दिया। अब इवेल्यूएशन किस तरह करनी होती है, याद रखिए एपिलेप्सी क्लिनिकल है। ठीक है, एपिलेप्सी इज़ क्लिनिकल नॉट अ लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री में आपने एज ऑफ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सीजर पूछना होता है कि इसको पहली बार जो सीजर हुआ उस वक्त इस बच्चे की एज क्या थी, ड्यूरेशन कब तक वो चला था सीजर, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने सीजर्स होते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर्स। ठीक है, उसके बाद आपने वो फैक्टर्स पूछने हैं जिसने उसके सीजर को परसिपिटेट किया, कि यानी इसको बच्चे को जो सीजर हुए थे वो क्या बुखार के साथ हुए थे, बुखार की वजह से, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने उसको परसिपिटेट किया। इसी तरह फिर आप पूछोगे कि सीजर फोकल थे या जनरलाइज्ड ऑनसेट के थे, यानी किसी एक बॉडी के हिस्से में थे या पूरी बॉडी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज ये हुआ था। तो फोकल या जनरलाइज आपने पूछना है। ऑरा था या नहीं था। ठीक है, ऑरा की प्रेजेंस आप किस तरह पूछोगे कि कोई ऐसी खास किस्म की इनको स्मेल आई थी सीजर होने से पहले, या ऐसे विजुअल हेलुसिनेशंस, कोई चीज़ ऐसी नज़र आई, कोई आवाज़ ऐसी सुनाई थी, तो ऑरा का पूछेंगे। फिर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होता है, जब सीजर ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो कन्फ्यूजन होती है, नींद आ रही होती है, ड्राउजीनेस होती है, तो उसको कहते हैं पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, उसका पूछेंगे। स्लीप का, उसके बाद स्लीप या टोड पैरालिसिस हुई ऑन वन साइड इम्प्लाइज अ फोकल ऑनसेट, यानी एक साइड पे अगर टोड पैरालिसिस होती है तो उसका मतलब है ये वाला सीजर इसका फोकल ऑनसेट का था। ठीक है, इसी तरह हिस्ट्री में आपने डेवलपमेंटल डिले का भी पूछना कि इसके बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन सारे जो है कंप्लीट हैं या कोई डेवलपमेंटल डिले है। प्रीवियस ड्रग ट्रीटमेंट एपिलेप्सी के लिए या किसी और इलनेस के लिए अगर ये ले रहे हैं तो पहले तो वो प्रीवियस ड्रग ट्रीटमेंट भी आपने पूछ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिस्ट्री लेते हो एपिलेप्सी की, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सीजर, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी सीजर्स की, कौन से फैक्टर उसको परसिपिटेट करते हैं, जैसे फीवर, वो सीजर फोकल था या जनरलाइज था, ऑरा था उसमें, पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन, स्लीप, डेवलपमेंटल डिले एंड प्रीवियस ड्रग ट्रीटमेंट फॉर द एपिलेप्सी। फिर आप आते हो डायग्नोसिस बनाने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन पे।
अब इसमें आपने ना जो भी ऑर्गेनिक कॉजेज़ होते हैं उनको रूल आउट करना होता है, ठीक है। एक्सक्लूड सम ऑर्गेनिक कॉजेज़, टेक हेड सर्कमफेरेंस, उसका हेड सर्कमफेरेंस आप लोगे। इसके अलावा आपने उसमें जो भी फेशियल डिस्मॉर्फिक फीचर्स अगर आपको मिल रहे हैं वो आपने ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है, फेशियल डिस्मॉर्फिक फीचर। इसके अलावा आप उसकी कंप्लीट CNS एग्जामिनेशन करोगे, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस चेक करने के लिए कंप्लीट CNS एग्जामिनेशन। डेवलपमेंट असेसमेंट करोगे कि उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन सारे जो है अप टू डेट है। बर्थ मार्क्स जैसे कैफे ओलाइट स्पॉट्स होते हैं या हाइपोपिगमेंटेड कुछ मैक्यूल्स अगर आपको मिल रहे हैं तो ये न्यूरोकुटेनियस सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह स्किन पे आपने बर्थ मार्क्स देखने होते हैं क्योंकि वो न्यूरोकुटेनियस सिंड्रोम से रिलेटेड है, मे बी वो एपिलेप्सी की वजह बन रहे हो, ठीक है, कैफे ओलाइट स्पॉट्स या हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स। इसी तरह आइज़ में आप फिर फंडोस्कोपी करके पेपिलिडिमा के लिए देखोगे कि मे बी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन है जिसकी वजह से इसको सीजर हो रहे हैं, तो पेपिलिडिमा देखा, कोरियोरेटिनाइटिस, रेटाइनल हमाटोमा एंड अदर कंजेनिटल एनोमलीज, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन अप्रोच जो है आपकी एपिलेप्सी के पेशेंट पे होगी। तो सीजर्स को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि एबनॉर्मल पैरोसिज्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द CNS न्यूरॉन्स, और एपिलेप्सी को कहोगे कि कंडीशन ऑफ रिकरेंट सीजर ड्यू टू क्रोनिक अंडरलाइंग प्रोसेस, जबकि स्टेटस एपिलेप्टिकस सीजर लास्टिंग मोर देन 5 to 30 मिनट्स और रिकरिंग सीजर्स विदाउट द पेशेंट रीगेनिंग अवेयरनेस बिटवीन द अटैक, ठीक है। मोर देन 5 to 30 मिनट हो और इसमें बीच में कॉन्शियसनेस जो है रिटर्न ना करे तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस है। नेक्स्ट अब इसमें जो है हम टेबल देख लें, अगर हम एपिलेप्टिक सीजर्स को और कुछ एपिलेप्टिक सिंड्रोम को क्लासीफाई किस तरह करते हैं, 14.10 टेबल है। देखिए सीजर्स जो होते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक होते हैं फिब्राइल, दूसरे ए फिब्राइल। फिब्राइल जो है उसमें से सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिब्राइल सीजर जो बुखार वाले झटके जिनको कहते हैं वो 6 माह से 5 साल की उम्र के दरमियान होते हैं और कोई इन्फेक्शन CNS का नहीं होता और बच्चा न्यूरोलॉजिकली बिल्कुल नॉर्मल होता है, सिर्फ उसको फीवर की वजह से सीजर्स होते हैं। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि बच्चा 6 माह से 5 साल का होता है और वो फीवर के साथ होते हैं, उसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ज़्यादातर होती है, टेम्परेचर बच्चे का मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, कोई CNS में इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो वो थे फिब्राइल सीजर्स। तो उसको हम 2 टाइप्स में कहते हैं, सिंपल फिब्राइल, कॉम्प्लेक्स फिब्राइल। सिंपल फिब्राइल को टिपिकल, कॉम्प्लेक्स फिब्राइल यानी एटिपिकल। जो टिपिकल वाला है सिंपल फिब्राइल वो 24 घंटों में होगा एक सीजर, 24 घंटों में एक। एटिपिकल में 24 घंटों में मल्टीपल होंगे। टिपिकल में जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होगा, एटिपिकल में सिर्फ फोकल सीजर होता है, फोकल या जनरलाइज। टिपिकल 15 मिनट से कम टाइम तक होगा लेकिन एटिपिकल मोर देन 15 मिनट्स। टिपिकल में कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती फिब्राइल सीजर की, लेकिन याद रखें एटिपिकल में हमें फैमिली हिस्ट्री मिल रही थी फिब्राइल सीजर्स की, ठीक है। तो वो हम पूरा डिस्कस करके आए हैं, उसकी फिर मैनेजमेंट भी हमने देखी। तो एक ये है फिब्राइल सीजर। दूसरी कैटेगरी होती है सीजर्स की ए फिब्राइल सीजर्स। अब ए फिब्राइल में आती है टाइप्स पार्शल या जनरलाइज्ड, ठीक है। पार्शल जो सीजर होगा ना वो एक हेमिस्फेयर को इन्वॉल्व करेगा, जनरलाइज वाला पूरे हेमिस्फेयर को। तो जनरलाइज में जो टाइप्स आती है पूरे हेमिस्फेयर को जो इन्वॉल्व करेगा उसमें आती है टोनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक, एब्सेंस सीजर, एटोनिक सीजर। एब्सेंस की भी फिर 2 टाइप्स है, टिपिकल एटिपिकल, ठीक है। दूसरी जो टाइप थी पार्शल जो 1 हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व कर रहा है उसमें फिर 2 टाइप्स फर्दर है, सिंपल पार्शल, कॉम्प्लेक्स पार्शल। सिंपल पार्शल में पेशेंट की कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं होती, ठीक है, उसमें वो होश में होगा, उसमें सिर्फ मोटर साइंस हो रहे हैं, पेशेंट होश में है, ठीक है। मोटर साइंस है या स्पेशल सेंसरी हो सकता है, ऑटोनोमिक हो सकता है, साइकिक हो सकता है। कॉम्प्लेक्स पार्शल में कॉन्शियसनेस भी इम्पेयर होगी, तो इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एट ऑनसेट, ठीक है। ये हो गई इसकी ये क्लासिफिकेशन है। बाकी एक और कैटेगरी होती है अनक्लासिफाइड सीजर्स, वो न्यूनेटल सीजर्स हैं। और एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें बिनाइन फोकल एपिलेप्सी, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, वेस्ट सिंड्रोम, लेनॉक्स गैस्टॉट सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन हमने देखी सीजर्स की। ग्रैंड माल एपिलेप्सी यानी ये जो टोनिक क्लोनिक सीजर होता है ये मोस्ट कॉमन जो कन्वल्सिव डिसऑर्डर आफ्टर इन्फेंसी देखा गया वो यही टोनिक क्लोनिक है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं इस टॉपिक के यानी एपिलेप्सी की इटियोलॉजी की तरफ। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ में एक निमोनिक पे आप याद कर सकते हैं विटामिन जी।
विटामिन जी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। वी से आपने याद रखना है कि वास्कुलर कॉज हो सकता है स्ट्रोक या एवी मेलफॉर्मेशन। आई से इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, एब्सेस। टी से ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। ए से ऑटो इम्यून है। एम से मेटाबॉलिक जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्सिया, तो मेटाबॉलिक। आई से इडियोपैथिक। एन से आप याद रखें किसी नियोप्लाज्म की वजह से विटामिन, और जी से याद रखें जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल कॉजेज़। तो ये निमोनिक है कॉजेज़ ऑफ एपिलेप्सी का। यहाँ पर देखिए तो इटियोलॉजी इडियोपैथिक भी हो सकती है जिसमें कोई कॉज ना मिले। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो है वो सेकेंडरी कॉज जिसमें हमें मिलेगा, उसमें या तो ट्रॉमा की वजह से लेसरेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, हेमरेज हुई हो, पोस्ट हेमरेज फ्रॉम द बर्थ इंजरी या हेमरेज किसी भी वजह से हो, इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, टॉक्सिक में कनेक्टेरिस, लेड या आर्सेनिक से, डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ लाइक सेरेब्रोमैक्युलर डीजेनरेशन, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, तो ये इस तरह भी याद कर सकते हैं। विटामिन जी के निमोनिक से भी आप इटियोलॉजी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम देखें इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं एपिलेप्सी में। तो सबसे पहले आता है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जो होता है ना, लेस देन 1/3 ऑफ द पेशेंट्स को होता है ओरा। अब इसमें ये एक्चुअली वार्निंग स्टेज होता है। इसको हम डिवाइड करते हैं, एक होता है मोटर ओरा, दूसरा सेंसरी ओरा। मोटर ओरा में ट्विचिंग होगी, यानी किसी मसल की कहीं पे भी बॉडी में ट्विचिंग होना या लोकलाइज स्पाज़म हो जाएगा। और सेंसरी ओरा में ना पेशेंट को सेंसरी सेंसेशन होगी, जैसे एबनॉर्मल लाइट्स नज़र आएंगी, जो होगी नहीं लाइट, एबनॉर्मल लाइट या फ्लैशेस नज़र आएंगे, हेडेक की कंप्लेन या कानों में घंटियाँ बजेंगी। तो ये ओरा है। ठीक है, ओरा सेंसरी भी हो सकता है, ओरा मोटर भी हो सकता है। तो ये सीजर्स होने से पहले पेशेंट को ओरा होता है। ठीक है, ये सही सिम्टम्स होते हैं। अब इंटरवीनिंग पीरियड जो होता है ओरा से लेके सीजर्स तक का, वो यूजुअली शॉर्ट होता है, जो कि घंटों से लेके इवन एक दिन या 2 दिन भी हो सकता है। यानी ओरा हुआ उससे कुछ घंटों के बाद सीजर हो सकता है या 1 दिन 2 दिन के बाद हो सकता है। ठीक है, अब आता है ओरल स्टेज के बाद टोनिक क्लोनिक स्टेज। टोनिक क्लोनिक स्टेज जो है वो याद रखिए, इसमें भी टोनिक जो है वो स्टेज बच्चों में पहले होता है। ठीक है, प्रोसीड करेगा क्लोनिक स्टेज को, या फिर इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं भी हो सकती, दोनों साथ भी हो सकते हैं। अब इसमें जो ऑनसेट है पैरोसिज्म का, वो एब्रप्ट होता है, अचानक से उनको पैरोसिज्म होगा। विद द ऑनसेट ऑफ टोनिक स्पाज्म पेशेंट लूजेस कॉन्शियसनेस। जैसे ही टोनिक फेज़ हुआ, तो टोनिक फेज़ 10 से 20 सेकंड का ही होता है। इसमें मतलब टोनिक में होता ही यूँ है कि इसमें कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, पेशेंट जल्दी गिर जाता है, मसल सारे स्टिफ हो जाएंगे, सब किस्म के रिजिड हो जाते हैं टोनिक में। टोन यानी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वोकलाइजेशन की बात करें तो इसमें ग्रोन या क्राई हो सकती है, जैसे वोकल कॉर्ड्स से जो है एयर फोर्सफुली पास करेगी बाय द चेस्ट मसल, क्योंकि चेस्ट मसल स्टिफ हुआ है तो वोकल कॉर्ड से जैसे एयर पास करेगी तो हमें एक आवाज़ भी सुनाई देगी। और इसमें ब्रीदिंग इम्पेयरमेंट भी होती है, तो टेम्परेली रुक जाएगी या शैलो ब्रीदिंग हो जाएगी, पर्पलिश ब्लूइश से लिप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टोनिक फेज़ होता है। फिर क्लोनिक फेज़ दूसरा फेज़ होता है, क्लोनिक यानी जर्किंग फेज़। टोनिक को आपने याद रखना है कि टोनिक को हम कहते हैं स्टिफनिंग फेज़, जबकि क्लोनिक जो है वो उसमें जर्किंग फेज़ होता है। ठीक है, ये 1 से 3 मिनट का होता है। ये 10 से 20 सेकंड का था, तो ये 1 से 3 मिनट या इससे भी कम होता है क्लोनिक फेज़। क्लोनिक में होगा यूँ कि रिदमिक जर्किंग होगी, मसल जो है ना रिदमिक कन्वर्जेंस में होंगे, बाजू और जो टांगे हैं वो रैपिडली और रिपीटेडली फ्लेक्स और रिलैक्स करेंगी, फ्लेक्स एंड रिलैक्स। तो ये क्लोनिक पार्ट है। ठीक है, इसी में ये रिदमिक जर्किंग हो गई। दूसरा, इसमें बॉवल और ब्लेडर का लॉस होगा, इनकॉन्टिनेंस होगी, और टंग बाइटिंग या चीक बाइटिंग इसी फेज़ में होती है। ठीक हो गया, तो यही बात इसने लिखी है कि ऑनसेट ऑफ पैरोसिज्म अचानक होता है, जिसमें टोनिक स्पाज्म होगा, पेशेंट की कॉन्शियसनेस लॉस होगी, वो गिर जाएगा, फेस उसका पेल हो जाएगा, आई बॉल ऊपर की तरफ रोल हो जाएंगे, प्यूपिल डायलेट, कंजक्टिवा इनसेंसिटिव हो जाएगी, हेड उसका पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होगा, एब्डोमिनल और जो चेस्ट मसल्स हैं वो रिजिड हो जाएंगे, लिम्ब मसल्स स्टिफन हो जाएंगे, एयर जैसे लंग से बाहर निकलेगी क्लोज ग्लोटिस से बाय द सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। तो इसी में ही वो हमें क्राई सुनाई देती है, स्टार्टलिंग क्राई, या हम कह सकते हैं ग्रोनिंग। ठीक है, या क्राई हमें सुनाई देती है उस पेशेंट से। टंग जो है वो बाइट कर लेगा, टंग वैसे उसमें क्लोनिक में आती है। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जॉ मसल, मिक्चुरेशन एंड डिफिकेशन भी हो सकती है इसमें, बोवल एंड ब्लेडर का कंट्रोल लॉस हो गया। तो जैसे ही टोनिक फेज़ कंटिन्यू करेगा तो फेशियल पेलार इज़ फॉलोड बाय क्लोनिक फेज़। ठीक है, एज द टोनिक फेज़ कंटिन्यूस फेशियल पेलार इज़ फॉलोड बाय क्लोनिक फेज़।
सीजर्स आर प्रीडोमिनेटली टोनिक ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी में मोस्टली जो सीजर्स हैं वो टोनिक ही होते हैं, यानी इसमें स्टिफनिंग फेज़ में ही हो रहे होते हैं, ठीक है। मेनली प्रीडोमिनेट यही फेज़ करता है। तो हमने ओरल लिख लिया, सबसे पहले ओरल स्टेज होता है, फिर टोनिक क्लोनिक स्टेज होता है। उसके बाद आगे देखने से पहले ये एक जो है एपिलेप्सी EEG पे दिखाई गई है, ठीक है। इसको छोड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक्चुअली जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस को इंडिकेट कर रहा है कि स्टेटस एपिलेप्टिकस हम कहते हैं कि जब कि मोर देन 5 to 30 मिनट तक सीजर्स हों और उसमें बीच में कॉन्शियसनेस रीगेन ना हो पेशेंट की, तो उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। उसकी किसने EEG पिक्चर दिखाई है। खैर हम डिस्कस कर रहे थे टोनिक फेज़ के बाद क्लोनिक फेज़ जो होता है वो उसमें रिदमिक शेकिंग होती है ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ की, और मुंह से जो है झाग आ रही होती है पेशेंट के। 2 से 5 मिनट तक ये स्टेज लास्ट करता है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि इसी में ज़्यादातर ब्लेडर एंड बावल कंट्रोल लॉस होता है और ये सारी चीज़ें। अब देन ओरा हो गया टोनिक क्लोनिक फेज़। अब उसके बाद आता है पोस्टिक्टल स्टेज। पोस्टिक्टल स्टेज जो होता है ना कन्वर्जेंस के बाद होता है, पेशेंट बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है और वो सो जाता है, गोज़ टू स्लीप फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। कुछ घंटों तक वो सो जाता है क्योंकि वो बहुत ड्राउजी होता है, थक जाता है, उस कॉन्ट्रैक्शंस हुई हैं पूरे मसल में, पूरे बॉडी की मसल्स में, और ये एग्जॉस्टिंग जो है होता है बहुत ज़्यादा सीजर। तो उसमें जो है जैसे ही पेशेंट जो है सीजर्स ख़त्म हुए तो वो सो जाएगा कुछ घंटों तक, और जब वो उठेगा तो उसको सीवियर किस्म का जनरलाइज्ड सर में दर्द होगा और एक कन्फ्यूजन की स्टेट में होगा, ठीक है। तो इसको पोस्टिक्टल स्टेज में ये चीज़ें हो रही हैं, सीजर्स के बाद वाले स्टेज में। अच्छा, टोड पैरालिसिस भी हो सकती है। टोड पैरालिसिस जो है वो ट्रांजिएंट किस्म की पैरालिसिस है, वो हो सकती है थोड़ी देर के लिए। पोस्टिक्टल रिएक्शंस अकर ड्यू टू द मैल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन ने इतना ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज किया, अब उनके मेल फंक्शनिंग की वजह से थोड़ा सा पोस्टिक्टल रिएक्शन हो सकते हैं। अब EEG में मैंने आपको दिखाई ना कि बायलेटरल मल्टीपल हाई वोल्टेज स्पाइक, दोनों साइड पे हमें बायलेटरल मल्टीपल लेकिन हाई वोल्टेज वाले स्पाइक डिस्चार्ज मिलेंगे या स्पाइक एंड वेव्स मिलेंगी ड्यूरिंग द फिट्स। जब फिट्स पड़ रहे हैं तो EEG पे यूँ स्पाइक्स और वेव्स मिलेंगी, वो भी हाई वोल्टेज की। सीजर्स के दरमियान हमें रैंडम स्पाइक डिस्चार्ज मिल सकता है, डिफ्यूज़ हाई वोल्टेज, स्लो वेव या पैटर्न कंसिस्टेंट विथ क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब जो है एक जो डिफरेंट कुछ सीजर्स की टाइप्स हैं उसको थोड़ा सा इसने एलेबोरेट किया है, जिसमें सबसे पहले इसने पेटेंट माल एपिलेप्सी यानी एब्सेंस सीजर्स को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में देखिए बच्ची है और इसको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ग्रैंड माल सीजर भी इसको कहते हैं, पूरी बॉडी में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिस इज़ द टॉनिक क्लोनिक। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ये पेटेंट माल या एब्सेंस सीजर। इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। एक्चुअली ये आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले इसका केस देखें कि 10 साल का बच्चा है और वो स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा लास्ट 3 मंथ्स से, और उसके पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो बात कर रहा होता है वो सडनली जो है वो ब्लैंकली थोड़ी देर के लिए देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। थोड़ी के लिए बिल्कुल स्टार्ट्स सीइंग ब्लैंकली फॉर अ वाइल, बिल्कुल पॉज आ जाता है उसको बोलते बोलते। तो इस कंडीशन में उन्होंने उसको जब उसका नाम उसको बुलाया तो उसको कुछ फ्यू सेकंड्स लगते हैं रिस्पॉन्ड करने में। जैसे हम वो उनको बुलाते हैं, जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है बोलते बोलते, और जब दे कॉल हिज नेम तो बच्चा फ्यू सेकंड्स के लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो इस एपिसोड के बाद उसको याद नहीं होता कि वो किस चीज़ को देख रहा था, क्या देख रहा था, और बाकी बच्चे के रेस्ट ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। तो इस तरह से ये एक टिपिकल केस एब्सेंट सीजर्स का है। एक्चुअली नेक्स्ट जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन बच्चों में होती है वो है एब्सेंट सीजर। ये 5 साल की उम्र से पहले रेयरली ही होगी, फ्रीक्वेंटली प्यूबर्टी के टाइम के बाद ये डिसअपीयर हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। बच्चियाँ गर्ल्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा अफेक्ट होती हैं दैन द बॉयज़। इसमें बाकी IQ डेवलपमेंट ये चीज़ें सारी नॉर्मल ही होती हैं। अच्छा, अब ये जो सीजर्स एब्सेंट सीजर्स हैं या पेटेंट माल एपिलेप्सी, इसमें ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए ना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है, वैकेंट स्टेयर घूर रहे होते हैं बस किसी चीज़ को, ड्यूरिंग विच देयर मे बी रोलिंग ऑफ आइज़ भी हो सकती है, ब्लिंकिंग भी हो सकती है, नॉडिंग ऑफ हेड, ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एपिसोड जो है स्कूल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती हैं और उनके बिहेवियर को, और इस तरह के अटैक जो है वो 30 सेकंड से भी कम टाइम तक लास्ट करेंगे, यानी बस 30 सेकंड से भी कम टाइम तक यूँ अचानक से वो बोलते बोलते किसी चीज़ को स्टेयर कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, 30 सेकंड से भी कम। और पेशेंट गिरता नहीं है इसमें, ठीक है। टोन जो है बॉडी की वो लूज़ नहीं होती, गिरता नहीं है, लेकिन ड्रॉप आर्टिकल्स और स्टॉप राइटिंग और रीडिंग, कोई चीज़ हाथ में तो वो गिर जाएगी, बाकी लिख रहा था या पढ़ रहा था तो वो काम रुक जाएगा, ठीक है। इसकी में बॉडी टोन बाकी लॉस नहीं होगी।
और उनका हेड सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड जो है फॉल कर सकता है। सीजर्स के बाद बिल्कुल बाद पेशेंट अपनी प्री सीजर एक्टिविटी जो भी वो कर रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, वो कंटिन्यू कर लेगा। इसमें ओरा या पोस्ट एक्टल डिप्रेशन जो है होता है सीजर के बाद होता है, ठीक है। पोस्ट एक्टल डिप्रेशन या फिर पहले ओरा भी हो सकता है। अब इस तरह के फीचर्स जो हैं वो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एब्सेंट सीजर को फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। हाइपरवेंटिलेशन फॉर 3 to 4 मिनट्स या फ्लिकरिंग ऑफ लाइट में इवोक टिपिकल एपिसोड्स, ठीक है। बच्चा इसमें 3-4 मिनट हाइपर वेंटिलेट करे अगर, तो इस हाइपर वेंटिलेशन से उस बच्चे को ये एब्सेंट सीजर होते हैं जैसे हिस्टेरिया में, या फ्लिकरिंग ऑफ लाइट से भी ये एग्रावेट या परसिपिटेट हम कह सकते हैं हो सकते हैं सीजर, ठीक है। तो इसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँ। देखिए बच्ची है जो बोलते बोलते अचानक से यूँ एब्सेंट सीजर, ये बिल्कुल स्टेयर दे रही है, रुक गई जो काम कर रही थी, और ये 30 सेकंड से भी कम टाइम तक है, दोबारा इसको याद आ गया कि मैं क्या कर रही थी। इसी तरह दूसरा केस है, बच्चा है और बैठे बैठे इसको जो है इसको मैं फास्ट करती हूँ यूँ, ठीक है। इसको ये एब्सेंट सीजर्स हो गए और फिर दोबारा ये इसको याद भी नहीं होगा कि मेरे साथ हुआ क्या। अब इसमें एब्सेंट सीजर में EEG पे हमें जो है ड्यूरिंग अटैक 3 पर सेकेंड स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिलता है, ठीक है। 3 पर सेकेंड का स्पाइक और वेव पैटर्न EEG पे इसकी फाइंडिंग है। देन अगली टाइप है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसमें फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ ब्रीफ माइनर सीजर्स, मेनली ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस या एटोनिया हो जाए जिसकी वजह से वो मल्टीपल फॉल हो, गिर जाए, टोन क्योंकि लॉस हो गई, यानी इसमें फ्रीक्वेंट रिकरेंस होती है। ब्रीफ माइनर सीजर्स होते हैं, थोड़े टाइम तक जो है माइनर सीजर्स होंगे, या थोड़ी टाइम के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शंस जो है होंगी, या टोन थोड़े टाइम के लिए लॉस हो जाएगी, एटोनिया हो जाएगी जिसकी वजह से वो गिर जाएगा बच्चा, ठीक है। मल्टीपल फॉल, तो कॉन्ट्रैक्शंस भी हो सकती है, याद रखें, मसल कॉन्ट्रैक्शन या टोन भी लॉस हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। जिस तरह यहाँ पे देखें बच्ची है गाड़ी में बैठी है और इसको ये मायोक्लोनिक सीजर्स हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है मसल्स की बैठे बैठे ब्रीफ टाइम तक, और फिर दोबारा ऐसे ही होगी बच्ची। तो इस तरह से फ्रीक्वेंट रिकरेंस ऑफ ब्रीफ माइनर सीजर या ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज़ द मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। इसमें एसोसिएटेड जो है मेंटल रिटार्डेशन होती है, और ये ड्रग्स को भी रेजिस्टेंट होता है मायोक्लोनिक सीजर। इसको हम डिवाइड करते हैं सेवरल टाइप्स में। एक होता है टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सीज, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जिसको जैन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें आपने इसकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आपको याद हो, अगर BCQ भी आ जाए, कि टिपिकल जो मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है उसमें बर्थ हिस्ट्री बच्चे की बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में बर्थ हिस्ट्री इज़ नॉर्मल, मीन एज ऑफ ऑनसेट 2 से 2.5 साल की उम्र में इसको होता है, 6 माह से 4 साल के दरमियान। EEG पे फास्ट स्पाइक वेव कॉम्प्लेक्स होगा, बैकग्राउंड रिदम नॉर्मल होगी। 1/3 ऑफ द बच्चों में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी होती है, एपिलेप्सी की फैमिली में रन करती है, ठीक है। और प्रोग्नोसिस इसकी फिर भी अच्छी है, फेवरेबल है। तो ये हो गया टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। दूसरी है कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है, कॉम्प्लेक्स है तो पुअर है। 1/3 में डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन होंगे, ठीक है, उनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले हो जाएंगे। हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी की हिस्ट्री हो सकती है बच्चों को ड्यूरिंग बर्थ, और जनरलाइज्ड अपर मोटर न्यूरॉन और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस भी हो सकते हैं इनमें, माइक्रोसेफली हो सकती है, और इनकी फैमिली हिस्ट्री इतनी कॉमन नहीं होती लेकिन, ठीक है। बाकी HIE की हिस्ट्री हो सकती है, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी। थर्ड जो इसमें टाइप है वो है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, जैन सिंड्रोम। इसमें बच्चा यूजुअली 12 से 16 साल की उम्र का होता है, और उसको फ्रीक्वेंट मायोक्लोनिक जर्क होंगे, ठीक है, बड़ा बच्चा है ये, और फ्रीक्वेंटली उसको ये मायोक्लोनिक जर्क्स हो रहे हैं जब वो उठ रहा है अवेकनिंग पे, और मायोक्लोनिक्स जो है फिर सुबह के टाइम पे ख़त्म हो जाता है। कुछ सालों के बाद अर्ली मॉर्निंग जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स डेवलप करेंगे इन एसोसिएशन विद द मायोक्लोनस, ठीक है। उसी मायोक्लोनस के साथ ही उनको फिर कुछ सालों के बाद जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स होंगे, ठीक है, ग्रैंड माल एपिलेप्सी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बाकी बच्चे की नॉर्मल है। वेलप्रोएट, सोडियम वेलप्रोएट को बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये ड्रग उसके लिए अच्छी है, और यही फिर इसमें रेस्ट ऑफ द लाइफ इसको दी जाती है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में, यानी जैन सिंड्रोम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अगली टाइप मायोक्लोनिक एपिलेप्सी भी कंप्लीट की, जो कि जनरलाइज सीजर की दूसरी टाइप थी। पहली टाइप थी
टॉनिक क्लोनिक वो देखी, फिर हमने मायोक्लोनिक डिस्कस किया, फिर एब्सेंस सीजर्स भी हमने डिस्कस किया। अब ये जनरलाइज सीजर्स हो गए, बाकी टाइप्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाए पार्शियल सीजर्स की टाइप पे। पार्शियल में मैंने आपको बताया सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल में मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक, साइकिक। कॉम्प्लेक्स में मैंने कहा था कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी, सिंपल में नहीं होती। तो देखिए पार्शियल सीजर याद रखें कि सिर्फ एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर में एक्टिविटी होती है। पार्शियल सीजर जो है 40% ऑफ द चाइल्डहुड सीजर्स हैं। सिंपल पार्शियल सीजर्स में कॉन्शियसनेस जो है इम्पेयर नहीं होती, नॉट इम्पेयर्ड ड्यूरिंग द अटैक, वेयर एज कॉम्प्लेक्स पार्शियल में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। इतना याद हो गया। अब सिंपल पार्शियल में जिसमें कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं होती तो उसमें मेंटेन रहेगी, पेशेंट जो है बोल भी रहा होगा, वर्बलाइज कर रहा होगा सीजर के दौरान, क्योंकि वो होश में, उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर नहीं हुई। एसिंक्रोनस क्लोनिक या टोनिक मूवमेंट्स देखी गई हैं फेस, नेक और एक्सट्रीमिटीज़ पे। ठीक है, तो इसमें एसिंक्रोनस क्लोनिक या टोनिक मूवमेंट देखी गई हैं फेस पे हो सकती हैं, नेक पे या एक्सट्रीमिटीज़ पे। ठीक है, एसिंक्रोनस है, कोई इसमें सिमेट्री नहीं होगी, साथ में नहीं होगी, कहीं पे भी ये टोनिक या क्लोनिक मूवमेंट फेस, नेक कहीं पे भी मिल सकती है। इसमें 10 से 20 सेकंड तक ये सीजर लास्ट करता है। ईईजी पे ना इसमें स्पाइक या शार्प वेव्स होंगी एक साइड पे, यूनिलेटरल या बायलेटरल या मल्टीफोकल स्पाइक पैटर्न भी हमें मिल सकता है इसमें सिंपल पार्शियल सीजर में। दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ये ना सिंपल पार्शियल के बाद ही होता है, बिगिन विथ अ सिंपल पार्शियल या उसके बगैर भी हो सकता है, विदाउट एन ऑरा। यानी पहले सिंपल पार्शियल होता है और फिर उसी से ही कॉम्प्लेक्स पार्शियल होगा। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में बिगिन विथ अ सिंपल पार्शियल जिसमें ऑरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स में कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी। ठीक है, ऑरा मैंने आपको बताया ना एक वैग अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, 1/3 ऑफ द बच्चों में होगी जिनको सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है। तो अगर ऑरा हमें मिल रहा है तो हमेशा ये फोकल ऑनसेट ऑफ सीजर को इंडिकेट करता है जब भी किसी को ऑरा हो। ऑटोमेटिज्म आर द कॉमन फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसमें हमें ऑटोमेटिज्म मिलते हैं। ऑटोमेटिज्म क्या है? ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है इन्फेंट्स में, जिसमें बच्चा लिप स्मैकिंग करेगा, च्यूइंग करेगा, बैठे बैठे स्वालो कर रहा है या उसको एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही है, तो ये ऑटोमेटिज्म कहते हैं, ये बिहेवियर है एक किस्म का। ठीक है, इसके अलावा याद रखें कि ऑटोमेटिक बिहेवियर जो बड़े बच्चों में है उसमें है कि वो बड़े, ये तो इन्फेंट्स में हो गया, बड़े सेमी पर्पसफुल, अनकोऑर्डिनेटेड, अनप्लैंड जेस्चरल ऑटोमेटिज्म, जैसे कि पिकिंग एंड पुलिंग एट क्लोथ या बेडशीट, बैठे बैठे खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, रबिंग ऑब्जेक्ट्स, वॉकिंग या रनिंग इन अ नॉन डायरेक्टिव, रिपीटेटिव एंड ऑफन फियरफुल फैशन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ऑटोमेटिज्म कहलाता है, ऑटोमेटिक बिहेवियर है ये। ठीक है, ये भी हमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में मिलेगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आगे जाके इवॉल्व होता है इनटू जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस के अंदर। इसमें एवरेज ड्यूरेशन जो है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की 1 से 2 मिनट तक ये होता है। इंटरइक्टल जो ईईजी है ड्यूरिंग सीजर, वो उसमें हमें शार्प वेव्स या स्पाइक्स मिलती हैं, वो भी एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स में शार्प वेव्स या स्पाइक। फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब्स में स्पाइक्स लेस कॉमन है, यहाँ पे टेम्पोरल में ज़्यादातर हमें मिलेंगी इन द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। एमआरआई पे हमें टेम्पोरल लोब में ही लीजन्स मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी इसके साथ एसोसिएशन है, टेम्पोरल लोब से रिलेटेड है। देन इसमें कॉम्प्लेक्स पार्शियल में ही उसके बाद जो है जैक्सोनियन एपिलेप्सी है। जैक्सोनियन एपिलेप्सी सेंसरी भी हो सकती है, मोटर, और इसके साइंस जो है वो फोकस ऑफ इन्वॉल्वमेंट से वेरी करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जो फोका है ब्रेन का इन्वॉल्व है उस हिसाब से सेंसरी भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है। सीजर किसी भी बॉडी पार्ट से स्टार्ट होगा, फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, स्प्रेड होकर जनरलाइज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। और इसमें कॉन्शियसनेस जो है लॉस हो जाएगी व्हेन जनरलाइज कन्वर्जेंस अकर। ठीक है, पेशेंट की कॉन्शियसनेस भी इसमें लॉस होगी, याद रखिएगा, जब जैक्सोनियन मार्च होगी। जैक्सोनियन मार्च हम इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी एक बॉडी हिस्से में ये सीजर स्टार्ट होता है, जैसे आर्म हो गया, हैंड हो गया या टांग में, फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा और जनरलाइज्ड हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको जैक्सोनियन एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, तो बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी अकाउंट फॉर 15 to 20% ऑफ द चाइल्डहुड एपिलेप्सी, ये भी एक टाइप है। 3 से 10 साल की उम्र में ये होता है और ज़्यादातर नींद में, ड्यूरिंग स्लीप, इसको कहते हैं बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी। इट स्टार्ट एज अ फेशियल मसल ट्विचिंग। हम पढ़ रहे हैं जैक्सोनियन जो है ना, या तो फेशियल मसल ट्विच किया, फिर वो आर्म की तरफ फैला, या फिर रेयरली लेग की तरफ फैल जाएगा। पेशेंट जो है वो बोल भी नहीं पाएगा,
वाइल परफेक्टली कॉन्शियस है, होश में कॉन्शियस है लेकिन वो बोल नहीं पाएगा, अनएबल टू स्पीक। ठीक है, तो ये जैक्सोनियन एपिलेप्सी उसी की टाइप है, सिंपल पार्शल की, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस जो है कॉन्शियस होता है पेशेंट, कॉम्प्लेक्स पार्शल में अनकॉन्शियस है। ठीक है, तो ये जैक्सोनियन सिंपल पार्शल की टाइप है क्योंकि पेशेंट इज़ कॉन्शियस। ईईजी पे हमें स्पाइक्स मिलेंगे लोकलाइज टू द रोलैंडिक एरिया ऑन वन साइड, देयर इज नो मेंटल एबनॉर्मलिटी एंड सीजर डिसअपियर बिफोर द 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज, उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। देन एक और है साइकोमोटर या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इसमें जो क्लिनिकल फीचर है एल्टर्ड सेंसरी बिहेवियर होगा। इसमें साइकोमोटर नाम ही इसलिए हम तभी दे रहे हैं, एल्टर्ड सेंसरी बिहेवियर है, जैसे बच्चे को जो है बैड स्मेल आई या टेस्ट उसका ख़राब हुआ, ऑडिटरी या उसको विजुअल हेल्यूसिनेशंस होंगी, जो चीज़ें नज़र नहीं है नहीं वो नज़र आ रही हैं या सुनाई दे रही हैं, फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी जैसे डीजा वू कि ये चीज़ मैंने कहीं पहले देखी हुई है, फेमिलियरिटी या स्ट्रेंजनेस। अब ये हो गया इसमें सेंसरी बिहेवियर। मोटर फिनोमेना में लिकिंग, च्यूइंग, स्वालोइंग, अनड्रेसिंग, मम्बल्ड स्पीच, ये चीज़ें। छोटा जो बच्चा है वो सडनली स्टेयर कर रहा होगा, घूर रहा होगा, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, डरा हुआ लगेगा और अपनी माँ के साथ चिपका होगा, क्लिंग्स टू मदर। बच्चा जो है जैसे ही फिट से इमर्ज करेगा विथ इंटेंस टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा उसको फटीग और थकावट होगी, टायर्डनेस। ये 30 सेकेंड्स से ज़्यादा होता है ये वाला सीजर, साइकोमोटर या टेम्पोरल लोब। और इसमें पोस्ट एक्टल फटीग जो है वही ये इसको पेटेट माल से डिफ्रेंशिएट करती है। पेटेट माल एब्सेंट सीजर को हम कह रहे थे, जिसमें बच्चा बैठे बैठे बस स्टेयर कर रहा था, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई। लेकिन यहाँ पर ये 30 सेकेंड से ज़्यादा होता है और इसमें पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन भी है, बहुत ज़्यादा फटीग होगी, वहाँ ऐसा नहीं था। यही इनमें डिफरेंस है। साइकोमोटर एपिलेप्सी में जो न्यूरोलॉजिकल साइंस है, इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स और हियरिंग प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम, IQ डिफेक्ट, न्यूरोलॉजिक साइन। सीजर्स जो है वो रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट होगा, उससे सही नहीं होगा। EEG पे हमें इसमें टेम्पोरल लोब पे लोकलाइज डिस्चार्ज मिलता है, तभी हम इसको साइकोमोटर या टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं, और ये ट्रीटमेंट को भी रिफ्रैक्टरी होता है। ठीक हो गया। देन आ जाए एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स पे। अच्छा, एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें सबसे पहला है इन्फेंटाइल स्पाज़म, यानी जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसका उन्होंने टिपिकल केस प्रेजेंट किया है कि एक बच्चा है, 5 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, और प्रेजेंट कर रहा है रिपीटेड ब्रीफ स्पाज़म हेड नोडिंग के। ठीक है, हेड नोडिंग के ब्रीफ रिपीटेड स्पाज़म है, आर्म्स एक्सटेंडिंग। EEG पे हमें हिप्स एरिथमिया मिल रहा है। हिप्स एरिथमिया ना सिवियरली एबनॉर्मल केओटिक हाईली स्पेसिफिक पैटर्न है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ब्रेन में, EEG इन्फेंट्स में, जो वेस्ट सिंड्रोम में हमें मिलता है। ठीक है, इसको कहते हैं हिप्स एरिथमिया, यानी हिप्स का मतलब है हाई माउंटेन, एरिथमिया यानी रिदम। तो हाई एम्पलीट्यूड वाली एक्चुअली इसमें वेव्स होती हैं, टाल किस्म की इरेगुलर स्लो वेव्स, मल्टीफोकल स्पाइक्स होते हैं, तो हिप्स एरिथमिया कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चा है, आर्म्स एक्सटेंडिंग, हेड नोडिंग के स्पाज़म है बार बार रिपीटेड, और EEG पे हिप्स एरिथमिया। तो टिपिकल केस लग रहा है वेस्ट सिंड्रोम यानी इन्फेंटाइल स्पाज़म का। ये वीडियो इसमें बच्चे को देखें, ये इन्फेंटाइल स्पाज़म हो रहा है। ठीक है, वेस्ट सिंड्रोम का ये केस है, और इस तरह से। ठीक है, आगे मैं आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें भी एक और बच्चा है जो कि इसी तरह के स्पाज़म के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सटल भी हो सकते हैं इस तरह, हेड नोडिंग। अच्छा, तो अब ये जो इन्फेंटाइल स्पाज़म है वेस्ट सिंड्रोम, ये रेयर लेकिन एक सीवियर फॉर्म एपिलेप्सी की इन्फेंसी में एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी हम कहते हैं, जिसमें सीजर्स और जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की एबनॉर्मल होती है, जिसमें कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल एबिलिटीज़ भी डिटोरिएट हो जाती हैं। इसका एक ट्रायड है। वेस्ट सिंड्रोम में 3 की फीचर्स होने चाहिए, तो हम इसको डायग्नोस करते हैं। पहला इन्फेंटाइल स्पाज़म, यानी इसमें जो कैरेक्टर सीजर टाइप है वो इन्फेंटाइल स्पाज़म होता है। जो दूसरा हिप्स एरिथमिया यानी वेरी स्पेसिफिक क्योटिक डिसऑर्गेनाइज पैटर्न होता है EEG पे। और तीसरा इसमें हमें बच्चे में डेवलपमेंटल रिग्रेशन या अरेस्ट मिले, यानी उसकी डेवलपमेंटल स्किल, बैठना, रोलिंग ओवर, बैबलिंग, ये चीज़ें जो है या लॉस हो जाए या पहले गेन हुई थी और वो लॉस हो जाए, तो हम कहते हैं डेवलपमेंटल रिग्रेशन हुई थी अटेन, अब वो लॉस हो गई है। तो अब इन्फेंटाइल स्पाज़म ना सटल ब्रीफ सीजर्स होते हैं, और ये मिसडायग्नोज हो जाते हैं एज अ मोरो रिफ्लेक्स या एज अ स्टार्टल। एक्चुअली इसमें सडन स्टिफनिंग या जोल्ट होता है।
एक इसमें होता है फ्लेक्सर स्पाज़म, दूसरा एक्सटेंसर स्पाज़म। फ्लेक्सर स्पाज़म को जैक नाइफ कहते हैं। मोस्ट कॉमन यही है जिसमें बच्चा सडनली आगे की तरफ बेंड करता है, अपनी वेस्ट को, नीज़ को ऊपर ले आएगा, आर्म्स को ऊपर ले आएगा और क्रॉस कर देगा ओवर द बॉडी, जिस तरह वीडियो में भी था। ये फ्लेक्सर स्पाज़म है। एक्सटेंसर स्पाज़म लेस कॉमन है, उसमें बॉडी, बैक, हेड ये पीछे की तरफ आर्क होंगी, आर्म्स और लेग स्टिफ हो जाएंगी और आउटवर्ड एक्सटेंड करेंगी। अच्छा, ये 1 से 2 सेकंड का स्पाज़म होता है, लेकिन ये क्लस्टर्स में भी हो सकता है, 5 से 100 स्पाज़म भी हो सकते हैं एक साथ। ज़्यादातर जैसे बच्चा नींद से होता तब होता है, 3 से 8 माह की एज में होता है। तो इसमें जो अब हमें इसने यहाँ पे लिखा है कि ये 3 से 9 माह की एज में बच्चों में होते हैं। वेस्ट सिंड्रोम और कंसिस्ट ऑफ सडन फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द हेड, बेंडिंग ऑफ द नी, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म्स, सलाम सीजर्स। ओकेजन स्पाज़म इज़ इन द एक्सटेंशन रिजेंबलिंग एज अ मोरो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, स्पाज़म कुछ सेकंड तक होगा, सेवरल टाइम रिकर भी कर सकता है। सिम्टोमेटिक इन्फेंटाइल स्पाज़म उन बच्चों में होता है, पेशेंट्स में, जिनका ब्रेन डैमेज हुआ हो प्रीनेटल इंसल्ट से, बर्थ एस्फिक्सिया, पोस्टनेटल इंसल्ट, ब्रेन में कोई ऐसी मेलफॉर्मेशन है और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो ये सारे इसके कॉजेज़ हो गए, इस वजह से ये स्पाज़म होते हैं। यानी या तो कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन इंजरी है, एस्फिक्सिया, स्ट्रोक या ब्रेन मेलफॉर्मेशन, या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कंडीशन है, या मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो सिर्फ 10 से 20% इन्फेंट्स को जो है इन्फेंटाइल स्पाज़म जो है वो क्रिप्टोजेनिक होते हैं, यानी जिसमें बच्चा की डेवलपमेंट नॉर्मल होती है और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी, और कोई भी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर नहीं होता, यानी कोई कॉज नहीं मिलता। तो ऐसे भी 10 से 20% कॉजेज़ हैं वेस्ट सिंड्रोम के क्रिप्टोजेनिक। ठीक है, दूसरे ये सारे सिम्टोमेटिक। अच्छा, इन्फेंट जिनको क्रिप्टोजेनिक स्पाज़म होता है उनकी प्रोग्नोसिस फिर भी अच्छी है। ईईजी पे हमें हिप्स एरिथमिया मिलेगा, यानी कियोटिक पैटर्न, हाई एम्पलीट्यूड की स्लो वेव्स एंड स्पाइक्स, इसको हम कहते हैं हिप्स एरिथमिया। और इसमें जो ट्रीटमेंट है निट्राजिपाम, क्लोनाजिपाम, ACTH और इसी तरह प्रेडनिसोलोन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसमें ना हम इमरजेंसी में जो है देते हैं, जो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा टिपिकल एंटी सीजर मेडिकेशन को, उसमें हमने स्पाज़म को रोकना है और हिप्स एरिथमिया को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हम हार्मोन थेरेपी, ACTH या हाई डोज ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। वीगा बैट्रिन भी है, अगर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की वजह से, तो उसमें हम वीगा बैट्रिन भी दे सकते हैं। बाकी कीटोजेनिक डाइट और ये चीज़ें इसमें दी जाती हैं। दैट्स इट। अब उसके बाद है दूसरा लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम हो गया वेस्ट सिंड्रोम या इन्फेंटाइल स्पाज़म, दूसरा लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट सिंड्रोम। अच्छा, ये लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट सिंड्रोम जो है सिवियर और रेयर लाइफ एल्टरिंग फॉर्म ऑफ एपिलेप्टिक इंसेफेलोपैथी है, जो अर्ली चाइल्डहुड में बिगिन होती है। टिपिकल एज 2 से 5 साल की उम्र में होती है और ट्रायड ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो इसमें कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल फंक्शन को डिक्लाइन करते हैं। इसको ये नोटोरियसली डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना, लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट। और इसमें सीजर्स ना रिफ्रैक्टरी होते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन से भी सही नहीं होते। तो इसका आपने डायग्नोस्टिक ट्रायड इसका भी है, लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट सिंड्रोम का। नंबर 1, इसमें मल्टीपल सीजर्स हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स हैं, जिसमें 3 टाइप्स जो है मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इंट्रैक्टेबल सीजर्स विद वेरियस टाइप्स। नंबर 2, इसमें कैरेक्टरिस्टिक EEG पैटर्न है, कैसा? स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न ऑन EEG। तीसरा, इसमें हमें कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट मिलेगी, बच्चे में जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, डेवलपमेंटल डिले, बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें, ये इसका ट्रायड है जो इम्पॉर्टेंट है, तो हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, स्लो स्पाइक एंड वेव पैटर्न EEG पे बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है और इंट्रैक्टेबल सीजर्स हो रहे हैं वेरियस टाइप के। तो ये ना 2 से 7 साल की उम्र में होता है, वेरी फ्रीक्वेंट, ब्रीफ टोनिक, मायोक्लोनिक, एटोनिक, किसी भी टाइप के फिट्स होंगे जो कि मल्टीपल फाल होंगी, बच्चा गिरेगा, इंजरीज होंगी। ठीक है, ओकेजनली इसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, हेड नोडिंग और मैसिव मायोक्लोनस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो ट्रीटमेंट है वैल्प्रोइक एसिड के साथ या बेंजोडाइज़ेपिन के साथ, ये फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी ऑफ सीजर्स को जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी इसमें सीजर टाइप आप याद रखिए, इसमें टोनिक भी होता है, टोनिक सीजर, एटोनिक यानी ड्रॉप अटैक, एटिपिकल एब्सेंस, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक। तो वजूहत तो यही है कि या तो पहले एपिलेप्सी हुई हो बचपन में, चाइल्डहुड एपिलेप्सी जैसे वेस्ट सिंड्रोम, फिर आगे बच्चे को ये लिनॉक्स गेट्स-स्टॉर्ट हो जाता है, या कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन इशू है, हाइपोक्सिया वगैरह, प्रीनेटल एस्फिक्सिया, या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, या इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट बस थोड़ा सा याद रखिए कि इसमें मल्टीपल मेडिकेशन दी जाती है। कॉमन फर्स्ट लाइन में वैल्प्रोइड, लेमोट्रिजीन, क्लोबाजाम, बाकी रुफिनामाइड, टोपिरामेट, कैनेबिडायोल,
ये भी इसमें अप्रूव हुई है। तो डाइटरी थेरेपी में हम इसमें कीटोजेनिक डाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टरी सीजर्स के लिए। बाकी राइबोट्रेल स्टीरॉयड आर आल्सो गिवन। सर्जिकल ऑप्शन भी है कि कॉर्पस कैलोस्टमी की जाती है, नर्व फाइबर्स जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों हाफ्स ऑफ द ब्रेन को, उनको कट किया जाता है ताकि बच्चे को सीवियर ड्रॉप अटैक्स ना हो, स्प्रेड ना हो। वैगस नर्व स्टिमुलेशन भी किया जा सकता है ब्रेन की, ताकि सीजर्स की फ्रीक्वेंसी कम हो। तो दैट्स इट। अब आ जाएं एपिलेप्सी की मैनेजमेंट पे। ओवरऑल जो है शायद एपिलेप्सी की ये मैनेजमेंट समझा रहा है। तो यहाँ पर इसने मेंशन किया, गेट फ्रीक्वेंट ब्लड लेवल ऑफ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स एज रिक्वायर्ड। आफ्टर 2 to 3 years of fits free interval consider withdrawal of the anticonvulsant drug. withdrawal should be gradual। हमेशा एपिलेप्सी में, अच्छा ये इसी का ही पार्ट है, मैनेजमेंट के बाद है। अच्छा मैनेजमेंट देखें, एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी की प्रिंसिपल ये है, जब भी कोई आपके पास टिपिकल एपिलेप्सी का केस आता है क्लिनिकल टाइप, सीजर्स में तो हम कभी एंटी एपिलेप्टिक नहीं देते क्योंकि सीजर एक अकेला होता है। जब बार बार रिकरेंट सीजर्स हो, एपिलेप्सी हो, उसमें हमें एंटी कन्वर्जेंट देनी होती है अप्रोप्रिएट। तो हमेशा हम एक ड्रग से स्टार्ट करते हैं, वन ड्रग ऑफ चॉइस जो अप्रोप्रिएट डोज के हिसाब से। जिस तरह हर की अलग है, एब्सेंस सीजर्स में हमें जो है कार्बामेज़ेपिन देनी होती है, इसी तरह कुछ टॉनिक क्लोनिक वेलप्रोएट को अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो हमेशा कोई सूटेबल उसके हिसाब से एक ड्रग करनी होती है, फिर उसका डोज हम बढ़ाएंगे जब तक कि उसके सीजर्स अच्छे से कंट्रोल नहीं हो जाते या टॉक्सिसिटी के साइंस अपीयर ना हो। यानी हम इससे अगर ज़्यादा देंगे तो बच्चे के लिए टॉक्सिक है, तो तब उतना डोज हम सिर्फ बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सीजर उससे एक ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर हमें सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस उसमें ऐड करनी होती है, ठीक है। दोनों साथ देते हैं, पहली को स्टॉप नहीं करना होता, सडनली आप कभी भी स्टॉप नहीं करोगे। या तो पहली वाली को ग्रेजुअली कम टेपर डोज कर करके विथड्रॉ करेंगे ग्रेजुअली, लेकिन पहले दोनों साथ ऐड करनी होगी, फिर पहली वाले को ग्रेजुअली विथड्रॉ करेंगे। अच्छा हमेशा जो एंटी कन्वर्जन जो ब्लड ड्रग लेवल है, वो तो ब्लड लेवल्स आप फ्रीक्वेंटली चेक करते हो, ठीक है। 2 से 3 साल अगर बच्चे को फिट्स नहीं आ रहे, फिट्स फ्री इंटरवल है, 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, एक भी झटका नहीं आया, तो उसमें फिर आपने एंटी कन्वर्जन ड्रग को विथड्रॉ करना होता है। और विथड्रॉ हमेशा ग्रेजुअल करेंगे, कभी भी सडनली नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड लेवल किस तरह किया जाएगा एंटी कन्वर्जन का। बाकी ड्रग्स जो ब्लड लेवल ऑफ एंटी कन्वर्जन को अफेक्ट करती हैं, तो इस तरह के केसेस में डोज की एडजस्टमेंट करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग्स में है कार्बामेज़ेपिन, उसके लेवल जो है इंक्रीज़ होते हैं बाय एरिथ्रोमाइसिन। यानी ऑब्वियसली अगर बच्चा किसी इन्फेक्शन से गुजर रहा है, उसको साथ में एरिथ्रोमाइसिन भी लग रही है और वो आम रूटीन में सीजर्स के लिए कार्बामेज़ेपिन भी लेता है, तो इसलिए उस हिसाब से हमें डोज़ कम करना होगा, क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन और सिमिटिडीन अगर ऐसी दवाइयाँ ले रहा है तो उससे कार्बामेज़ेपिन के लेवल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो हमें डोज़ कम देना पड़ेगा क्योंकि ये भी उसको बढ़ाएंगी, ठीक हो गया। तो डोज एडजस्ट करना होता है। तो लेकिन कार्बामेज़ेपिन के लेवल को कम कौन करता है, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन। तो फिर इस केस में फिर हमें कार्बामेज़ेपिन ज़्यादा देना होगा। तो इंटरेक्शंस आपको थोड़े से जहन में होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह वेल्प्रोइक एसिड कॉमनली मोस्टली मैंने जो देखी है वो ज़्यादातर वेल्प्रोइक ही दी जाती है एपिलेप्सी में, स्पेशली टॉनिक क्लोनिक क्योंकि ज़्यादा कॉमन है इसलिए। तो वेल्प्रोइक को लेमोट्रिजीन और सिमिटिडीन जो है इसके लेवल को बढ़ाती हैं, जबकि फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, लेमोट्रिजीन इसके लेवल को कम करती हैं। इसी तरह फेनिटोइन है, फेनिटोइन जो है उसको फिनोबार्बिटोन उसके लेवल को बढ़ाएगी, लेकिन कार्बामेज़ेपिन दोबारा फिनोबार्बिटोन उसके लेवल को कम भी कर रही है, और एंटासिड्स। उसके बाद देखें एसीटीएच एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दीज आर इंडिकेटेड इन द इन्फेंटाइल स्पाज्म और लेनॉक्स-गैस्ट्रोड सिंड्रोम में भी मैंने आपको बताया था कि हम ये देते हैं एसीटीएच एंड स्टीरॉइड्स। तो एसीटीएच और ओरल स्टीरॉइड्स जो है यूजुअली फुल डोज ऑफ 2 वीक्स तक कंटिन्यू रखने होते हैं, 2 वीक्स से लेके 2 मंथ तक, एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ईईजी, जब तक बच्चे की ईईजी नॉर्मल नहीं हो जाती, 2 हफ्तों से 2 माह तक हम ये इसको देंगे एसीटीएच और स्टीरॉइड, जब तक उसकी ईईजी नॉर्मल नहीं आती और उसकी क्लिनिकल सीजर्स खत्म नहीं हो जाती। सेसेशन ऑफ क्लिनिकल सीजर्स नहीं हो जाते, बंद नहीं हो जाते बिल्कुल वो सीजर्स, और उसको फिर हमें ओवर 1 वीक तक हम उसको फिर टैपर करेंगे, ठीक है। डोज को टैपर करके बंद करना होता है। तो एसीटीएच का डोज जो है, एसीटीएच जेल जो है 2 to 4 यूनिट्स पर केजी पर डे इंट्रामस्कुलर दी जाएगी एसीटीएच जेल, सिंगल मॉर्निंग डोज में, ठीक है। और जो हम प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं वो ओरली दिया जाएगा 2 to 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे, 2 और 3 डिवाइडेड डोजेस में, ठीक है। इस तरह से जब तक कि ईईजी नॉर्मल नहीं आ जाती या क्लिनिकली उसके सीजर्स जो हैं ख़त्म नहीं हो जाते, उसको एक भी झटका नहीं हुआ। अच्छा कीटोजेनिक और मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डाइट में आपको बार बार बता रही हूँ, ये मायोक्लोनिक और जो एब्सेंट सीजर्स है ना, इसमें रेकमेंड की जाती है जो ड्रग थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे,
ठीक है। तो कीटोसिस जो होती है वो कीटोजेनिक डाइट से इंड्यूस होती है। हम मतलब एक बॉडी में कीटोसिस स्टेट करवाते हैं बच्चे की, ताकि उससे सीजर्स का थ्रेशोल्ड बढ़ जाए, रेज हो जाए। ठीक है, जो कम थ्रेशोल्ड पे सीजर्स होते हैं, अब वो कीटोजेनिक डाइट कीटोसिस स्टेट की वजह से थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा और सीजर्स नहीं होंगे, चांसेस कम होंगे। सर्जरी में मैंने आपको बताया ना, प्राइमरीली जो फोकल ओरिजिन की सर्जरी, सीजर्स जिनमें प्राइमरीली कोई फोकल ओरिजिन होता है, तो उसमें न्यूरो सर्जरी कंसीडर की जाती है फॉर पुअरली कंट्रोल्ड सीजर्स। ठीक है, ज़्यादातर फोकल ओरिजिन वाली में। अच्छा, अब एपिलेप्सी की कुछ इसने ड्रग समझाई हैं कि टेबल है 14.12, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्टिक डिसऑर्डर्स की। जिस तरह मैंने सबसे पहले आपको ग्रैंड माल एपिलेप्सी समझाया, टोनिक क्लोनिक, जो मैंने आपको बताया मोस्टली यही देखी गई है। हम आम लाइफ में एडल्ट्स में भी हमें ज़्यादातर ये मिलती है, तो उसमें ज़्यादातर यही ड्रग दी जाती है, वेल्प्रोइक एसिड। ठीक है, ड्रग्स और इसका डेली डोज है 20 to 30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से पर डे इसको देना होता है वेल्प्रोइक एसिड। इसी तरह इसके सिरप भी आते हैं। ठीक है, ग्रैंड वाला एपिलेप्सी में। दूसरा कार्बामेज़ेपिन भी दिया जा सकता है, उसका डोज है 10 to 20। फिनोबार्बिटोन 5 मिलीग्राम देनी होती है पर केजी का हिसाब से, फिर जितना केजी का बच्चा होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। फेनिटोइन है, ये भी इसमें दी जाती है 5 to 8। पैटेटमाल, जिसको एब्सेंस एपिलेप्सी कह रहे थे, बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है, जिसमें ब्लिंकिंग कर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे, उसमें इथोसक्सीमाइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, और वेल्प्रोइक एसिड भी दी जा सकती है। फोकल एपिलेप्सी में कार्बामेज़ेपिन, वेल्प्रोइक एसिड या फेनिटोइन। मायोक्लोनिक में जिसमें मसल जर्क हो रहे थे, उसमें वेल्प्रोइक एसिड, क्लोनाजेपाम, इथोसक्सीमाइड, ये यानी ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट जो है फर्स्ट वाला ही है। तो वो काम नहीं कर रहा तो दूसरा इस तरह से। इन्फेंटाइल स्पाज़म में ज़्यादातर ACTH और प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया इंट्रामस्कुलर ACTH की जेल दी जाती है 2 to 4 यूनिट्स, तो 20 to 60 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और साइकोमोटर में हमें कार्बामेज़ेपिन देनी होती है। ठीक है, कार्बामेज़ेपिन फॉर द साइकोमोटर एपिलेप्सी। दैट्स इट। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, विच वॉज दी एपिलेप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक हाइड्रोसेफेलस से स्टार्ट करेंगे।